नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम पढ़ रहे थे अपना एवोल्यूशन और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने बात करी थी हमारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन की, जहां हमने बात करी थी कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो डार्विनिज्म और ह्यूगो डीवरीज की थ्योरीज से मिलकर बना था। ठीक है, एंड हमने ये भी जाना था कि ये जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का, इसी को ही आज हम क्या मानते हैं, एवोल्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मानते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम सोचते हैं कि हमारा जो सारा एवोल्यूशन है वो इसी के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, अब आज हम एक बात करने वाले हैं, एक प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं और एक ऐसी पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं जहां पर एवोल्यूशन नहीं होगा, जहां पर एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो अब हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में दो साइंटिस्ट थे। कौन थे हमारे पास में? दो साइंटिस्ट थे। एक हमारे पास थे हार्डी और एक हमारे पास में क्या थे, वीनबर्ग। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, इन दोनों ने मिलकर एक प्रिंसिपल दिया जिसको क्या बोला गया, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा सोचा कि हम ये पता लगाएंगे कि भाई एक पॉपुलेशन में, एक फॉर एग्जांपल एक्स पॉपुलेशन आपको दी है, इस पॉपुलेशन में क्या कोई एवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्या मान के चल रहे हैं, इन्होंने माना कि इन्होंने एक पॉपुलेशन ली है। ठीक है, क्या ली है, एक पॉपुलेशन ली है और इन्होंने बोला कि इस पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में? एवोल्यूशन नहीं हुआ मतलब किसी भी प्रकार का जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ, जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी इसमें क्या रहेंगी, जितनी भी इसमें अलीलिक फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, क्या रहेंगी, अलीलिक फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। बात समझ में आ रही है? अब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि मान लो आपके पास में क्या है, एक पॉपुलेशन है, इसमें आपके पास क्या नहीं हो रहा, ना तो यहां से कोई बाहर जा रहा है, ना तो क्या हो रहा है, ना तो एमिग्रेशन हो रहा है, कोई भी जीन फ्लो नहीं हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ना कोई इमिग्रेशन हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? बाहर से अंदर भी कोई नहीं आ रहा है, ना अंदर से कोई बाहर जा सके और ना बाहर से कोई अंदर आ सके। बात समझ में आ रही है? साथ ही में यहां पे कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? ना यहां पर कोई म्यूटेशन हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? म्यूटेशन भी नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं हो रहा है? म्यूटेशन भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो आपस में मेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में ही मेटिंग कर रहे हैं और रैंडमली मेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडमली मेटिंग कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, कोई जीन ड्रिफ्ट नहीं है, कोई फाउंडर्स इफेक्ट, कोई बॉटलनेक इफेक्ट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ना कोई बाहर से चीज ऐड हो सकती है, ना अंदर से चीज कोई सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहां पर हमारे पास में जितनी भी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं हम यहां पर दो अलील्स हैं हमारे। ठीक है, हमारे पास में दो अलील्स लिए हमने, यहां पर दो अलील्स ले रहे हैं हम। कौन से दो अलील्स ले रहे हैं? एक हम लेंगे कैपिटल ए, एक हम लेंगे क्या, कैपिटल ए, और एक हम लेंगे स्मॉल ए। क्या लेंगे? एक हम लेंगे स्मॉल ए। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि इन अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी अपीयर होने की, उनका टोटल सम विल बी 1। आ रही है बात समझ में? हम क्या बोल के जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर ये दो अलील्स हैं। ठीक है, इन दोनों अलील्स की फ्रीक्वेंसीज टू अपीयर इन अ पॉपुलेशन, उनका सम विल बी 1। ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास जो ये पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास में ए अलील है, कैपिटल ए, और एक स्मॉल ए अलील है। ठीक है, जो कैपिटल है वो अपीयर हो रहा है बाय द फ्रीक्वेंसी पी, बाय द फ्रीक्वेंसी पी,
और जो स्मॉल a है वो अपीयर हो रहा है बाय द फ्रीक्वेंसी q। हम ये बोल रहे हैं सम ऑफ टोटल allelic frequencies equals to 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब अगर इसको हम एक फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखेंगे? we will write p plus q equals to 1। यही फॉर्मूला है हमारा, तो इस फॉर्मूला को यहां पर मार्क कर लो। एक हमारा फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे क्या है, ये जो दो अलील्स हैं, क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इनके हमारे पास में कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे? एक हमारे पास में बनेगा क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, यस। एक हमारे पास बनेगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और एक हमारे पास क्या बनेगा, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या बनेगा? होमोजाइगस रिसेसिव। बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब हमारे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास में डबल है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, पी स्क्वायर। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यू स्क्वायर। और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2pq। आ रही है बात समझ में? अब तुम्हारे को ये और ये देखकर और साथ ही में ये देखकर कुछ याद आ रहा है कि इसको हम एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यस और नो? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये लिखते हैं ना अपन। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज 1, कि जो टोटल सम है सारी फ्रीक्वेंसीज का वो क्या होगा हमारे पास में, वो हमारे पास में 1 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है, दिस इज आवर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स है। क्या है? डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यहां पर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल? पहला हमारे पास में क्या होगा कि कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास में क्या नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए या जीन का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉपुलेशन में से कोई उठ के कहाँ चला गया, बाहर चला गया और वो कहेगा कि माँ मैं अपनी गृहस्थी दूसरी जगह निभाऊंगा, दूसरी जगह बनाऊंगा। यस और नो? ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारे पास में यहाँ पर क्या, कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि फाउंडर्स इफेक्ट हो जाए या फिर हमारे पास में क्या हो जाए, बॉटलनेक इफेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? बॉटलनेक इफेक्ट हो जाए। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। चौथी चीज क्या है, अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो अगर लार्ज है, वो क्या है, अगर लार्ज है तभी हमारे को ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल दिखेगा, नजर आएगा। जब पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा ना, स्पेसिमेन का साइज बड़ा होगा, तब हमारे को ये जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है बहुत क्लियरली नजर आएगा। छोटी पॉपुलेशंस में क्या होगा, छोटी पॉपुलेशन में ये उतने अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करता है। एंड हमारे पास में यहाँ पर पांचवी चीज क्या है कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। और साथ ही में क्या होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है इतनी?
इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन फ्लू नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, एंड रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। तो ये सारे किसके फैक्टर्स हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करेंगे? हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करेंगे। आ रही है बात समझ में? अब क्या होता है, बहुत बार आपके पास ना न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बहुत बार क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इनमें आपको एक तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, और एक आपको वो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये दो ही फॉर्मूला है जो आपको हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को सॉल्व करने में मदद करके जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो आ जाओ देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहकर जाती है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज है एक पॉपुलेशन में, वो कैसी हैं? स्टेबल है, और कैसी है? कांस्टेंट है। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अगर उनमें किसी भी तरीके का एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वहां पे अलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होंगी, और वो जनरेशन से जनरेशन वो सेम रहेंगी। इसी को हम क्या बोलकर जाते हैं? इसी को हम बोलकर जाते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर जो हमारा जीन पूल है वो भी क्या रहना चाहिए? वो भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट इज टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहनी चाहिए? रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास में 1 2 3 4 5 व्हाइट बटरफ्लाईज हैं, मतलब 5 अलील्स हमारे पास में व्हाइट कलर के बटरफ्लाईज के, तो वही रहेंगे। अगर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में यहाँ पर ब्लैक अलील्स हैं, ब्लैक कलर देने वाले हमारे पास में जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, तो वो ये रहने चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? तो अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से, एक पॉपुलेशन के डायग्राम से हम क्या कर लेते हैं, हमारे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम जनरेशन 1 की अगर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 3 कॉम्बिनेशन है। देखो, एक हमारे पास में होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्या है हमारे पास में? होमोजाइगस डोमिनेंट। एक हमारे पास में हेट्रोजाइगस रेसेसिव है। क्या बोल रही हूं? इतनी बात समझ आई? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम हमारे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को एक डायग्राम से समझेंगे। आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक पॉपुलेशन है। क्या है? एक पॉपुलेशन है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, मतलब कि ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक कॉम्बिनेशन हमारे को क्या दिख रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव, और एक कॉम्बिनेशन हमारे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, हेट्रोजाइगस। क्या दिख रहा है? हेट्रोजाइगस। बात समझ में आ गई? अब ये हमारे पास में क्या रहना चाहिए, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो ये फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है? सो जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर दी जनरेशंस, ओवर दी अगर हम जनरेशंस देखें तो वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और इनमें क्या होगी, और इनमें क्या होगी हमारे पास में, और इनमें हमारे पास में होगी रैंडम मीटिंग। और पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्ज पॉपुलेशन। कैसी होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है तो हमारे को ये देखा जाता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो डिफर करती है। जो हमारे पास में क्या है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 के रेंज में आनी चाहिए, वो डिफर करती है। एंड ये जो डिफरेंस है ये हमें इंडिकेट करता है, बताता है द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस, या फिर कितना जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंज आया है। बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप किसी पॉपुलेशन में क्या नहीं कराओ, म्यूटेशन नहीं कराओ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब इन्वायरमेंट ही कांस्टेंट नहीं है तो ऑर्गेनिजम्स को तो क्या करना पड़ेगा, म्यूटेट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ेगा, म्यूटेट करना पड़ेगा। अब जब ऑर्गेनिजम्स म्यूटेट करेंगे तो क्या जेनेटिक इक्विलिब्रियम बैलेंस रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्या होएगा, हमारी जो P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है वो क्या होगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को
डिस्टेबलाइज कर सकते हैं या फिर उसका जो बैलेंस है, जो इसका इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर 1, अगर हमारे पास में बाहर से कोई अंदर आ गया और अंदर से कोई बाहर चला गया तो हमारा बैलेंस खराब हो गया, इक्विलिब्रियम खराब हो गया, मतलब कि जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। जीन माइग्रेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब कर सकता है। When migration of a section of a population to another place और population occurs, तो हमारी जो allelic frequencies हैं या gene frequencies हैं वो change हो जाएंगी in the original as well as in the new population। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन है। अब अगर इसमें से जीन माइग्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा बार तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीन फ्लो बोलेंगे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा जो क्या है जीन है वो उठकर कहाँ जा रहा है, दूसरी पॉपुलेशन में जा रहा है, मतलब कि कुछ जीन्स या अलील्स क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, दे आर बीइंग लॉस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन। आप जब भी कहाँ जाते हो, आप अपनी कंट्री से या फिर अपनी सिटी से स्टेट से दूसरी सिटी या स्टेट में जाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आप अपनी सिटी से स्टेट से क्या कर रहे हो, एमिग्रेट कर रहे हो। लेकिन जब आप उसके एयरपोर्ट पे पहुंचकर उस दूसरी सिटी में स्टेट में एंटर करोगे या कंट्री में एंटर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इमिग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इमिग्रेट कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि दूसरी पॉपुलेशन में एंटर करना मतलब इमिग्रेशन करना। क्या करना, इमिग्रेशन करना। और ये दोनों प्रोसेसेस हमारे क्या है, जीन फ्लो के अंडर आते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशंस जो हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से, किस टाइम में, गैमेटोजेनेसिस के टाइम में, उससे भी हमारी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज या फिर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हमारे इक्विलिब्रियम को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, डिस्टर्ब करता है। क्या करता है, इससे भी हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। फिर हमारे पास में यहाँ पर आते हैं म्यूटेशन। चाहे म्यूटेशन अब कैसे हो, चाहे म्यूटेशन हमारे पास में क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो, चाहे क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो, चाहे हमारे पास में कैसे हो, जीन म्यूटेशंस हो। कैसे हो, जीन म्यूटेशंस हो, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही हमारे जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स हमारे को ये बताते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है इट रिजल्ट्स इन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ न्यू फिनोटाइप। आ रही है बात समझ में? एंड अगर ये होता रहा तो इवेंचुअली क्या बन जाती है, एक न्यू स्पीशी बन जाती है। स्पीसिएशन मतलब हमारे यहाँ पर क्या बन रही है, एक न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है। इतनी बात समझ आ रही है? फिर हमारे पास में आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर से हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में से कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनिजम्स उठकर जाते हैं, एक नई जगह अपना क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, एंड वहां पर जाकर क्या हो जाती है, उस नए सेटलमेंट में जाकर हो सकता है जो जीन पहले डोमिनेंट था अब वो रेसेसिव हो जाए, अब वो उतना डोमिनेट ना करे। तो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय अ चांस, राइट। तो समटाइम्स जो चेंज हो रहा है एक अलील फ्रीक्वेंसी में इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशी। वो क्या बन जाते हैं, वो एक अलग ही स्पीशी बन जाते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की हमने बात करी थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने पढ़ा भी था, जहां पर हमने फाउंडर्स इफेक्ट पढ़ा था और बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ा था। याद आ रही है बात, हमने पढ़ा था ये कहाँ पर, हमने पढ़ा था ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में, इससे जस्ट पहली वाली क्लास में। ठीक है, वहां आप जाकर इसको देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि जो ओरिजिनल डिफरेंट ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है जो फाउंडर बन जाती है उसको हम फाउंडर पॉपुलेशन बोलते हैं, और जो हमारा ये इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं। फिर हमारा जो लास्ट है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो एक यहाँ पर प्रोसेस आ जाए, अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल्ड to reproduce and leave greater number of progeny। तो नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन भी अगर हमारे कहाँ पर हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन में हो रहा है, तो वो भी किसको अफेक्ट करेगा, वो भी हमारे हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करके जाएगा।
बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि हमारे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करके जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर ही रहे हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आपकी पॉपुलेशन की अलीलिक फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी क्या करता है? नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, 3 तरीके के हमारे पास में इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट क्या होते हैं? 3 तरीके के हमारे पास में इंडिविजुअल्स होते हैं। एक हमारे पास में क्या होते हैं? लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स। एक हमारे पास में क्या होते हैं? लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स। एक हमारे पास में होते हैं मॉडरेट या फिर एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स, मतलब वो कोई भी एक्सट्रीमिटी शो नहीं कर रहे, एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल। और एक हमारे पास में क्या है? स्मॉल साइज्ड इंडिविजुअल्स। क्या है? स्मॉल साइज्ड इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ गई? और इसी बेसिस पे, 3 इंडिविजुअल्स के बेसिस पे जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है वो भी क्या है? वो भी 3 तरीके का होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में हो क्या रहा है? नेचुरल सिलेक्शन मतलब जब हमारा नेचर एक ऐसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है जो कि फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बेटर अडेप्ट करता है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब ऐसा इंडिविजुअल ग्रो करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है और अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे में हमारे पास क्या है? ऐसे में हमारे पास में 3 तरह के क्या होते हैं? नेचुरल सिलेक्शन होता है। अगर हमारे पास में किसी भी एक एक्सट्रीम कंडीशन को अगर फेवर किया जाए, किसी भी एक एक्सट्रीम डायरेक्शन में जाया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। यस, अगर हम बोलें कि मॉडरेट एवरेज साइज इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि बीच की मीन वैल्यू को फेवर किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरा अगर हम ये बोले कि हमारे को दोनों एक्सट्रीमिटीज मिल रही हैं, लार्ज साइज भी मिल रही है, स्मॉल साइज भी मिल रही है, लेकिन एवरेज साइज नहीं मिल रहा, तो इसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। अब एक एक सिलेक्शन के बारे में एक बार यहां पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में? यहाँ पर हमारे पास में हो रहा है कि हमारे पास में 3 तरीके के सिलेक्शंस हैं। यहाँ पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जहाँ पर मॉडरेट साइज इंडिविजुअल्स को क्या किया जा रहा है? फेवर किया जा रहा है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पर हमारे या तो किसी एक एक्सट्रीम को फेवर किया जा रहा है, या फिर हमारे पास क्या हो रहा है? डिस्ट्रप्टिव, जहां दोनों को फेवर किया जा रहा है और मीन वैल्यू यहां पर देखी नहीं जा रही है। अगर यहां पर हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, बैलेंसिंग की, मतलब हमारा क्या है? एक बीच की मीन वैल्यू को फेवर किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो मतलब अगर यहाँ पर फेवर हो रहा है एक एवरेज साइज इंडिविजुअल, दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? जो एक एवरेज साइज के इंडिविजुअल हैं उसको हम फेवर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें हम किसी भी तरीके के जो वेरिएशंस हैं उनको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एंड ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है एवोल्यूशन को। क्या नहीं करता है? बिल्कुल भी एवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता। और अभी अगर हम इसका आगे ग्राफ देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसको जो ग्राफ है वो कैसा है? ऐसा बेल शेप्ड ग्राफ है। कैसा है? ऐसा बेल शेप्ड ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? फिर हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शनल की, मतलब किसी भी एक एक्सट्रीमिटी को अगर नेचुरल सिलेक्शन फेवर करके जाता है, किसी भी एक एक्सट्रीमिटी को अगर क्या करके जा रहा है? नेचुरल सिलेक्शन फेवर करके जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब जैसे कि अगर आपने देखा हो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, अगर आपको याद हो कि हम अगर बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म,
ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें डायरेक्शनल हुआ था। अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की, किसकी बात करें, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन फेवर करा जा रहा था, व्हाइट विंग्ड मॉथ को फेवर हो रहा था, व्हाइट विंग्ड मॉथ फेवर हो रही थी, राइट। और जबकि अगर हम पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ब्लैक या डार्क विंग्ड मॉथ थी, डार्क विंग्ड मॉथ थी, इसको फेवर किया जा रहा था और इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, क्योंकि इसके बॉडी के कलर ने या विंग्स के कलर ने इसको नेचुरल सिलेक्शन दिया था, बिकॉज इट वाज एबल टू कैमोफ्लेज विद द बार्क ऑफ द ट्रीज, जिसके ऊपर डार्क कलर का सूट डिपॉजिट हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो पहले तो क्या हुआ, पहले तो हमारे पास में एक एक्सट्रीमिटी को फेवर किया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, सेंट्रल एक्सिस से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, डार्क विंग मॉथ को सेलेक्ट किया गया, तो हमारा ग्राफ एक तरफ शिफ्ट हो गया। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में हमारे पास में है डिसरप्टिव, जहां पे छोटे साइज के इंडिविजुअल्स और बड़े साइज के इंडिविजुअल्स दोनों को फेवर किया जाता है, एंड जो बीच वाले हैं ना, मॉडरेट साइज वाले, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसलिए डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन का जो कर्व है वो कैसा आता है, दो पीक वाला आता है। कैसा आता है, दो पीक वाला आता है, यस और नो, मतलब एक तरफ ये, फिर मॉडरेट गायब, और फिर दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीमिटी, टू पीक कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है, इसमें दो अलग अलग पॉपुलेशन होती है, बहुत ही रेयर होता है नेचर में, लेकिन जब ये होता है और जब ये हमारे को देखने को मिलता है, तब हमें पता है कि इसने एवोल्यूशन को प्रमोट किया है। क्या किया है, दिस इज क्रूशियल फॉर ब्रिंगिंग एवोल्यूशनरी चेंज, दिस इज क्रूशियल फॉर ब्रिंगिंग एवोल्यूशनरी चेंज। तो अगर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा कौन सा वाला नेचुरल सिलेक्शन सही है या कौन सा वाला नेचुरल सिलेक्शन अच्छा है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि नेचुरल सिलेक्शन के क्या टाइप्स हैं, हमारे पास में स्टेबलाइजिंग है, जिसको हम बैलेंसिंग भी बोलते हैं, डायरेक्शनल है एंड डिसरप्टिव है। स्टेबलाइजिंग में ज्यादा इंडिविजुअल्स अक्वायर होते हैं, डायरेक्शन में क्या होता है, मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब मीन से दोनों तरफ की वैल्यूज हमारे को ज्यादा मिलती हैं। एंड डिसरप्टिव में मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू टू बोथ एंड्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बात समझ में आ गई, कर्व्स देखिए ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आप में क्या है, फिनोटाइप आपको दिखा रखे हैं फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्या है, अभी मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को यहाँ पर फेवर किया जा रहा है। अगर मीडियम वालों को ही फेवर किया जाएगा तो इवेंचुअली ये पीक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और साइड के ये जो रीजन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। ये साइड के रीजन्स क्या हो जाएंगे, जो आपको एक्सट्रीमिटीज दिखा रहे हैं, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, इनको एलिमिनेट कर देंगे। और जब इनको एलिमिनेट कर देंगे तो आपके ग्राफ का शेप कैसा रह जाएगा, ये शेप ऐसा बेल शेप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या है, मॉडरेट साइज वाले इंडिविजुअल्स को फेवर किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी गेट्स हायर एंड नैरोअर, एंड ये आपको क्या दे रही है, एक बेल शेप स्ट्रक्चर दे रही है। इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं स्टेबलाइजेशन। इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, स्टेबलाइजेशन। अब अगर आप देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा दूसरा दैट इज पीक शिफ्ट हो रही है एक डायरेक्शन में, तो पीक इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी राइट, मतलब कि धीरे धीरे ये पीक क्या हो रही है, यहाँ पर आपके ये साइड वाले इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं एंड आपकी जो दूसरी एक्सट्रीमिटी है उसके इंडिविजुअल ज्यादा हो रहे हैं। सो दिस पीक इज शिफ्टिंग टू वन डायरेक्शन। तो ये जब हो रहा है तो ऐसे सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। मतलब आप देखो कि आपका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, इट इज फेवरिंग वन साइड, इट इज फेवरिंग वन साइड। और अगर हम देखें यहाँ पर डिसरप्टिव में,
हम डिस्ट्रप्टिव में अगर देख रहे हैं तो हम डिस्ट्रप्टिव में देखेंगे दैट देयर इज वन पीक विच इज फाउंड हियर एंड मॉडरेट इंडिविजुअल्स नहीं मिलते हैं एंड दूसरी एक्सट्रीमिटी हमारे को मिलती है। तो यहाँ से एलिमिनेट कौन हो रहा है, मॉडरेट साइज्ड इंडिविजुअल्स एलिमिनेट हो रहे हैं एंड फेवर कौन हो रहे हैं हमारे पास में, फेवर हो रहे हैं हमारे पास में एक एक्सट्रीमिटी और दूसरी एक्सट्रीमिटी। एंड दिस डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन फेवर्स एवोल्यूशन, जबकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या करता है, फेवर नहीं करता है, इट डज नॉट प्रमोट एवोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स की, इंडस्ट्रियल मेलिज्म की हमने बात करी, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप क्या खाते हो, दवाई खाते हो, जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो क्या होता है, जो आपके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उस टाइम तो किल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि उस दवाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। क्या डेवलप कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंड इवेंचुअली फिर वो बीमारी दोबारा आती है, फिर वो बीमारी दोबारा आती है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है, कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड के वायरस ने एग्जिस्टिंग जो मेडिकेशन है उसके अगेंस्ट क्या कर लिया है, रेजिस्टेंट हो गया है। हर कुछ 6 महीने में, 3 महीने में हमारे को एक नया स्ट्रेन देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या डेवलप हो रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। बात समझ में आ रही है। और जब एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो वो चीज ग्रो करेगी, ग्रो करेगी तो रिप्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी, एंड ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी तो इन्फेक्शन। ऐसे ही हमारे पास में कौन है, ऐसे ही हमारे पास में रेजिस्टेंस है इंसेक्ट्स का टू पेस्टिसाइड्स। आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो तो हो सकता है वहां पर जो आपके पेस्ट्स प्रेजेंट हैं वो उनको क्या कर ले, रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, लार्ज चेंज हो जाए, सॉल्टेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होंगे, वहां पर ऐसे पेस्ट जनरेट हो जाएंगे जो कि आप यूज कर रहे हो पेस्टिसाइड उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे। आ रही है बात समझ में, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे। तो ये सब क्या है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहां पर वो इंडिविजुअल सर्वाइव करता है जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अडेप्ट करता है। अंडरस्टूड। सो दिस वाज योर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे एवोल्यूशन के बारे में, जहां पर हम प्लांट्स का एवोल्यूशन देखेंगे, हम रेप्टाइल्स से कैसे एव्स और कैसे मैमल्स बने वो देखेंगे, और हम हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।